नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सबका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर बार हम सरकार की तरफ से जो कुछ योजनाएं होती हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि पढ़ेंगी बेटी तो बढ़ेगा देश। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रागिनी रानी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और डॉक्टर देबाश्रुति घोष, जो कि एमडीडीएम कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजी की वो प्रैक्टिस भी करती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस बात पर चर्चा या कार्यक्रम आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्यों आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, क्यों हम बार बार इसकी चर्चा करते हैं, इसी बारे में हमें डॉक्टर रागिनी बताएंगी। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर रागिनी से ही पूछूंगी कि क्या है इसकी प्रासंगिकता। आज भी जब हम मंगल ग्रह पर जाके बसने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के स्लोगन ही जनरेट किए जा रहे हैं। क्या कारण है और क्या लगता है आपको कि क्या प्रभाव पड़ता है इससे समाज में? यह जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत पहले से शुरू है हमारे समाज में। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था कि एक लड़के को अगर तुम पढ़ाते हो तो एक व्यक्ति पढ़ता है जी, लेकिन एक महिला को, एक लड़की को पढ़ाते हो तो महिला परिवार रूपी पाठशाला की संचालिका होती हैं और पूरे तुम परिवार को पढ़ाते हो। यह उस समय से शुरू है, काफ़ी वर्षों पहले से, और अभी भी बार बार कहना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्लोगन हमेशा सुनते हैं। हम बढ़ रहे हैं 21वीं सदी की ओर, सही आपने कहा, कितना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह जितना इस तेज़ी से इसका विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। उसमें सबसे आड़े जो आता है हमारी सामाजिक कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ प्रथाएं हैं, जिसके कारण यह एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। हालांकि संख्याएं काफ़ी बढ़ी हैं। अगर आप कोई भी रिजल्ट को लेके देखती हैं तो लड़कियां हमेशा आगे हैं हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आप देखना चाहें, लेकिन संतुष्टि के पॉइंट पे हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि अभी भी लगता है कि मीलों दूर चलना है। इसलिए लड़कियों पे पढ़ाई को लेके उन पे ध्यान देना, ताकि अगर ध्यान दिया जाता है तो भ्रूण हत्या से हम शुरू करें, उस समय से जो बेटियों का हम संरक्षण देना शुरू करें, फिर उसके 2 साल होने का, 4 साल होने का, ऐसे करके देखते चलें, तो तभी बेटियां आगे बढ़ पाएंगी, कर पाएंगी। सरकार की योजनाएं काफ़ी हैं। जैसे आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, उस समय से सरकार आपके खुराक के लिए, आपकी दवाइयों के लिए पैसा देना शुरू करते। फिर आपके जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की है, उस समय भी आपको बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो हर स्टेज पे है। लेकिन जब बेटियों की बात आती है तो वो उपेक्षित हो जाती हैं, अपने ही माँ बाप से उपेक्षित होती हैं जी। तो ज़रूरी है उनको जागरूक करने का कि बेटियां अनमोल धरोहर है, क्योंकि बेटियां कोई भी काम करती हैं तो बहुत शिद्दत से करती हैं, और यह एक अंतर पाया जाता है। और सरकार की जो पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, जो उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करती है। इसके अलावा जब वो मैट्रिक करती हैं तो सरकार की योजना है स्कॉलरशिप मिलने का, इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, और तो और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का एग्ज़ाम देती हो, अगर पीटी में आ जाती है तो वहाँ भी इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो सरकार तो हर तरह से हमारी मदद कर रही है। अब हमें है ज़रूरी कि उन्हें जागरूक करके उन संसाधनों के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उसमें थोड़ी कमी आ रही है, जिसके कारण हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन की आवश्यकता पड़ती जा रही है। फिर भी समय पहले से काफ़ी बदला है, इसमें और ज़रूरी है सुधार की आवश्यकता है कि इसमें और भी कुछ सुधार होने चाहिए। जैसा कि बात हुई कि बदलाव हो रहे हैं, लेकिन संतुष्टि के स्तर पर नहीं पहुंचा है। डॉक्टर देबाश्रुति, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि इतने प्रयास, इतने सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी वो संतुष्टि की लेवल क्या है? क्या मानसिकता है लोगों की कि हम उस संतुष्टि के लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं?
देखिए, जब आप एक ये जो लाइन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आप इसको देखेंगे तो हम यहाँ बेटियों को उन एलिमेंट्स, उन एंटी सोशल एलिमेंट से बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे उनके प्राइमरी केयर गिवर्स की बात करें, उनकी फैमिली। जब भी बच्चा पैदा होता है तो पहले अपने फैमिली में ही होता है जी। और यहाँ पे उसी लेवल पे हम बचाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये चेंज आया है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम देखें कि क्यों ऐसी मानसिकता है, तो हम उसमें देखेंगे कि फैमिली के लेवल पे, पारिवारिक लेवल पे जो सोशलाइजेशन होता है, पालन पोषण जिस लेवल पे होता है, तो लड़का और लड़की के पहले ही रोल डिवाइड कर दिया जाता है कि लड़के को ये चीज़ें करनी चाहिए या फिर लड़कियों को ऐसे बिहेव करना चाहिए। हम अगर फैमिली में भी देखें तो लड़की जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो रहा है तो वो अपने फैमिली में अपने माता पिता को देख रहा है। और हम साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सोशल मॉडलिंग कहते हैं जी। जो सोशल मॉडलिंग मतलब कि वही कि हम बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे बच्चियाँ जब अपनी माँ को देख रही हैं तो वो भी उस रोल को आइडियलाइज़ करती है कि हमें भी बड़े होके ये चीज़ें करनी है। फादर को जब बेटा देख रहा है तो वो भी वो रोल को आइडियलाइज़ करता है। तो जैसे देख रहा है कि एक पेट्रियार्कल माइंडसेट में जो हम कहते हैं कि हाँ फादर जो है वो प्राइमरी डिसीजन मेकर है फैमिली का, या फिर जो ब्रेड अर्निंग मेंबर है तो वो वही है। तो बच्चा भी धीरे धीरे वही सब सीख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस डिफरेंस की वजह से पढ़ाई या फिर उसके आगे की चीज़ें जो है वो प्रायोरिटी लड़कियों के लिए नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेड अर्निंग का माध्यम जो है वो थ्रू पढ़ाई या फिर जो भी आगे की चीज़ें हैं उससे होता है जी। तो ये उस सोशलाइजेशन लेवल पे ही जो है बदलाव ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लड़कों को पढ़ाना जिम्मेदारी है और लड़कियों के लिए वो एक आभूषण मात्र रह जाता है। बिल्कुल वापस डॉक्टर रागिनी के पास आते हैं, और जैसा कि अभी संतुष्टि की बात हुई या हमारा जो सामाजिक ढांचा है कहीं ना कहीं उसमें ही ये बात घुसी हुई है कि जहाँ अगर प्रायोरिटी की बात हुई तो वहाँ हमेशा एक जो पुरुष बच्चा है उसको ही प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो महिलाएं हैं, तो अब एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो दुनिया है वो फोर्थ वे फेमिनिज्म में चली गई है, जहाँ अगर आप विदेश की महिलाओं का स्टेटमेंट सुने तो वो कहती हैं कि नहीं, अब ये सब बात नहीं करना है हमें कि बस हमें ये अधिकार चाहिए, हमें जन्म लेने का अधिकार चाहिए, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज भी बेसिक शिक्षा एक मुद्दा बना हुआ है। आप एक स्कूल भी चलाती हैं, आपके पास भी पेरेंट्स आते होंगे, आपका एक अपना अनुभव होगा उन सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन के साथ, तो उसका अनुभव आप साझा करते हुए इस विषय पर बताएं कि क्या देखती हैं आप, किस तरह का हमारा सामाजिक ढांचा बना हुआ है। मुझे जो लगता है कि अगर लड़कियों को हम एजुकेट करते हैं तो उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी है। जैसे है अवसर होना चाहिए जी, संसाधन होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ। तो अवसर हर जगह है, बच्चे स्कूल हर जगह खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं। संसाधन में है कि हमारी सरकार भी मदद कर रही है। अगर आप सरकारी विद्यालय में है तो, निजी विद्यालय में है तब तो आपके पेरेंट्स के ही पॉकेट से पैसा जाता है। और सहयोग में आता है माता पिता। सहयोग में सबसे है कि जैसे लड़का और लड़की दोनों को आप स्कूल में लेके आते हैं तो एक नर्सरी क्लास की बच्ची से आपको क्या उम्मीद करनी है यह समझ भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है कि पैसे जो खर्च हो रहे हैं, जो लड़के पर खर्च हो रहे हैं तो वो जायज़ उन्हें लगता है, और लड़कियों पे होता है अंडर प्रेशर वो कर रहे हैं अपनी पत्नी के कारण या जो भी हो, तो उन्हें फिर लगता है कि ये पैसा मेरा ऐसे ही जा रहा है, इसको तो उतना। तो वही है कि सहयोग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे उन्हें पढ़ते समय उनको प्रताड़ित ना करें, उन्हें परेशान ना करें, या उनको उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ना करें। अब एक जो लड़की है जो क्लर्कियल ग्रेड का जॉब के लिए कर सकती है तैयारी, उससे उन लोग सोच लेते हैं कि यह एक IAS अफसर बन जाए, उसके लिए फिर प्रताड़ना शुरू हो जाती है लड़की की। तो वो सब भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जो उनकी क्षमता है वो भी वो काम नहीं कर पाती है। यह एक है। इसके अलावा अगर लड़के पे पैसा खर्च हो रहा है तो उन्हें लगता है कि ये तो होना ही है। अब लड़का पैसा खर्च करने के बावजूद भी उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है जितनी लड़कियां करती हैं, लेकिन यह अंतर देखने का उनके पास शायद समय भी नहीं रहता है, नज़रिया ही नहीं और समझना भी नहीं चाहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अभी भी गड्ढा हमारे
समाज में है, बना है। जिसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं महिलाओं से ग्रास रूट पे रुकती हूँ तो महिलाओं का बहुत हद तक माइंडसेट बदला है कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को आगे बढ़ाना है, लेकिन पुरुष वर्ग में अभी नहीं बदला है। अगर कोई फैमिली बेटियों को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उनके आसपास के सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं कि ये बेटी को इतना क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हमारे समाज पे गलत असर जा रहा। तो वो भी उनको एक सप्रेस करने के लिए एक पॉइंट आ जाता है। जी। तो ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जिसके कारण ये स्लोगन अभी चल रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। सरकार तो हर दम पे मदद कर रही है, अब उस मदद को लेने के लिए भी अकल चाहिए, उस अंदर से एक संवेदना चाहिए, जागरूकता चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। तो वो एक कमी है एक्सेप्टेंस की जी। और घर तक ये पहुंच सके तो बहुत अच्छा हो। जी, मतलब चर्चा हम बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जितना ज़्यादा चर्चा में रहेगा इसका प्रभाव उतना ही बना रहेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, सबसे पहले तो एक ये कि एक महिला बच्ची से या छात्रा से उम्मीदी और नाउम्मीदी के बीच की जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। और दूसरी ये भी बात कि अगर कोई एक माता पिता पूरे समाज में मोटिवेटेड हैं अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए, तो कई बार समाज ही उनको जज करने लगता है, और ये एक तरह की चुनौती है और पूरी तरह से ये हमारी विचारधारा पे ही बेस्ड है। तो डॉक्टर देबाश्रुति, हम आपके पास दोबारा आते हैं, और जैसा आपने बताया था कि कुछ करियर, जैसे अभी भी मैम ने बताया कि उम्मीद और नाउम्मीद के बीच की जो दूरी है उसको बहुत बड़ी खाई के जैसे बना दिया गया है। और हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे प्रोफेशन को हमारे समाज में देखा जाता है कि ये प्रोफेशन सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये प्रोफेशन सिर्फ बॉयज़ के लिए है। तो इसमें आप क्या देख रही हैं, किस तरह से इसको कवर किया जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि सचमुच में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि फीमेल होना या मेल होना आपकी काबिलियत पे कोई असर डालता है? देखिए, ऐसा इंटरनली अगर हम देखें, अगर ऐसे हम सोचें तो वैसा डिफरेंस नहीं है जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटेलेक्चुअली दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हाँ मेल कुछ पर्टिकुलर इंटेलिजेंस से मतलब ज़्यादा एंडाउड है या फिर फीमेल कुछ पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अब अभी भी जैसे आप जान रहे हैं कि पहले महिलाओं को मिलिट्री में या फिर पुलिस, मिलिट्री स्पेशली में ज़्यादा चांस नहीं मिलता था, सिर्फ ऑफिसर लेवल पे था। बट अभी आप देखेंगी तो उनकी फील्ड पोस्टिंग भी होती है। तो विथ टाइम चेंजेस आए हैं, ऐसे प्रोफेशंस में भी महिलाएं आ रही हैं जो जिनमें कहा जाता था कि सिर्फ पुरुषों का डोमिनेंस ज़्यादा है, तो ऐसे प्रोफेशंस में भी महिलाएं आ रही हैं। जैसे अभी पहले विमेन एंटरप्रेन्योर्स इतना ज़्यादा आप नहीं देख रहे थे, लेकिन अभी विमेन एंटरप्रेन्योर्स में यंग भी हैं। आप इंदिरा नूई को देख रही हैं, चंद्रा कोचर जी हैं, ठीक है, गजल अलग, जो न्यू स्टार्टअप्स के साथ इतना, यहाँ तक कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, राइट वो एक महिला है। हाँ, वो एक महिला हैं। और अभी हमारी एक प्रेसिडेंशियल, राइट, तो वो भी हैं जो आगे बढ़ रही हैं। तो धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है। एंड जितना अवेयरनेस बढ़ेगा कि हाँ हमारी बेटियां इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी जा सकती, जितने एग्जाम्पल सेट होंगे उतना लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस प्रोफेशन में लड़कियां कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं जी। तो वो बदलाव धीरे धीरे आएगा जी। तो बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना होगा, और लगातार प्रयासरत में रहने की कोशिश ही है ये योजना, जिसको हम बार बार दोहराते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जब हम बातचीत करते हैं कि ये बेवजह हो रहा है, इससे कुछ असर नहीं दिख रहा है, लेकिन हरियाणा वो राज्य एक ऐसा उदाहरण है जो पता चलता है कि अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो बदलाव होगा। वरना वहाँ पर भी एक स्थिति ऐसी थी जब लड़कों के साथ शादी करने के लिए लड़कियाँ कम पड़ गई थी जी। ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है, ये व्यंग है एक तरह से हमारी सामाजिक कुरीति का। डॉक्टर रागिनी, हम वापस आपके पास आते हैं, और जैसे कि हमने देखा अभी कि हमने करियर से रिलेटेड बात की कि इस तरह की काबिलियत को जो है वो जोड़ दिया जाता है। कुछ काबिलियत हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही कई मायने में, जैसे फाइटर पायलट की बात होती है तो कई बार जो हम लोग एक सुनते थे कि नहीं उनके अंदर इस तरह का शारीरिक ढांचा है जो उनके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन सुनीता विलियम और अब हमारे भारत में भी फाइटर पायलट हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो मिथ्या थी ये अब मिट चुकी हैं। तो ये जो हमने हरियाणा की बात की, या फिर और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे बदलाव देखा गया है, आप हमारे राज्य, हमारे शहर में क्या फ़र्क देखती हैं?
किस तरह का मतलब पूरी की पूरी, क्योंकि हर राज्य की अपनी कुछ विशेषता होती है। अगर मेरे दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर जो हमारा शहर है वो बाकी किसी भी क्षेत्र जो बिहार के क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा जागरूक है, पोटेंशियल है। हाँ, तो आपका ऑब्जर्वेशन हमेशा मुझसे ज़्यादा होगा, आपका पब्लिक इंटरेक्शन मुझसे ज़्यादा है, तो किस तरह से देखती हैं आप? क्या आपको लगता है कि कुछ फ़र्क है हमारे क्षेत्र में किसी हाँ, और फर्क जगह हुआ के है। अलावा? अभी जो लड़कियों की बहाली हुई है शिक्षिका में, जी तो मैंने देखा है कि उनके पास स्कूटी हो गया है जी, और वो उस पे अपनी बूढ़ी माँ को, दादी को बैठा के डॉक्टर के पास लाती ले हैं, जाते हैं। उन्हें दिखाती हैं, उनका जो ट्रीटमेंट कराना है वो कराती हैं समय पे जो होना चाहिए। जी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। और अभी किसी भी गांव के रास्ते से आप निकलिए, जहाँ रास्ते भी बहुत अच्छे हो गए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, और आप वहाँ बच्चियों को साइकिल से स्कूल जाते देखेंगे। वो देख के मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हर घर से बच्चे साइकिल, चूँकि पोशाक भी उनको सरकार की तरफ से मिल रही है तो यूनिफॉर्म में होते हैं, और अपने बस्ते के साथ, अपने बैग के साथ वो स्कूल जाती रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। नहीं तो दूर दूर तक देखने को ही नहीं मिलता था कि बच्चियाँ भी स्कूल जाती हैं। तो अभी ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पहले शायद सचमुच में हम इतना ज़्यादा बाहर में नहीं देखते थे। ऐसा लगता था कि ये जो गांव है, जो शहर है, यहाँ पे सिर्फ पुरुष रहते हैं, महिलाएं कोई रहती नहीं हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि एक सुरक्षा का माहौल देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ बात सुरक्षा की आती है तो डॉक्टर रागिनी, हम आपसे एक बार पहले इस विषय पर भी डिटेल से जान लेना चाहेंगे कि बच्चियों को बचा लिया, बच्चों को पढ़ा भी दिया, लेकिन अभी भी उनकी लाइफ का जो एक टारगेट है वो शादी ही है। मतलब अगर उन्हें तैयार किया जाता है बचपन से लेके बड़े होने तक, वो उसका उद्देश्य होता है कि इनकी शादी हो जाए, अच्छे से अच्छे घर में शादी। तो क्या ये क्राइटेरिया मानना कि किसी भी लड़की की शादी अच्छे जगह हो जाए और बस शादी के पर्पज से ही उसको पढ़ाना या उसके गुणों का विकास करना, ये कितना जस्टिफाइड है? और उसके बाद अगर उनके साथ कोई समस्या होती है तो उससे ओवरकम करने का क्या होना चाहिए? मुझे पता है कि बहुत सारे कानून हैं, लेकिन आप अपने अनुभवों से हमें बताइए कि क्या होना चाहिए और ज़्यादा। सबसे पहले तो लड़कियां अगर पढ़ती हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनाने में हमारी सरकार भी बहुत मदद कर रही है। बहुत तरह के बैंकों से लोन मिल रहे हैं उनको, या पढ़ाई में भी बहुत सारे ब्रांचेज ऐसे आए हैं जिनको पढ़ के आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो लड़कियों को सबसे पहले तो यह सोचना है कि वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं, और उस पर कार्य होना चाहिए। उनके साथ एक जागरूकता करना चाहिए कि पहला काम है कि आप कैसे आत्मनिर्भर बनेंगी, अपने लिए पैसा कैसे अर्न कर सकती। शादी एक दूसरी बात है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़िंदगी चलती है। तो उसमें अगर लड़का भी सोचता है कि हमारी पत्नी कार्यरत है और उसके साथ वो कोऑपरेट करता है, तभी वो लाइफ चल पाता है। तो उसके लिए पेरेंट्स के साथ को भी सहयोग, पेरेंट्स के भी सहयोग की आवश्यकता है कि वो अपनी लड़कियों को कहीं भी शादी ना कर दें। पहले लड़का लड़की आपस में अगर समझ के करते हैं शादी, बता के कि नहीं हम लोग एक दूसरे के साथ चल पाएंगे, तो वो शादी अच्छे चलेगी और उनका जो अगला जनरेशन, उनके जो बेबी होंगे, सब सुचारू रूप से चलेगा। तो इसलिए यह सोच रखना कि हम बेटियों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बेटियां हमारी शादी के लिए तैयार हो सकें, क्योंकि लड़के वाले ग्रेजुएट लड़की चाहते हैं, टेक्निकल लड़की, तो यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। अभी हमारा पेरेंट्स के साथ जो बातें होती हैं और जागरूकता शिविर होता है, उसमें हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि बेटियों को पहले आत्मनिर्भर बनाइए जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। और दूसरा एक है कि मोबाइल के कारण बहुत लड़कियां भटक रही हैं। लव जिहाद जैसा बहुत सारा आपने कहानी सुना होगा। तो आपने पढ़ा लिखा लिया, लेकिन एक मोड़ पे आके लड़कियां फिर भटक गई। उसके लिए भी जागरूकता शिविर होना चाहिए, कॉलेजेस में भी जागरूकता की बातें होनी चाहिए, और लड़कियों को समझाना चाहिए कि तुम्हारा लाइफ का यह गोल नहीं है कि तुम किसी शादी कर लो। तुम्हारा गोल यह है कि तुम क्या अर्न कर पाती हो और अपने एजुकेशन को कितना हाइक देख के कहाँ तक ले जा सकती हो। उसमें हर तरह से तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है, सरकार सपोर्ट कर रही है। और अभी जो बिहार का माहौल है बहुत शांतिपूर्ण है, किसी भी तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती। लड़कियां शाम को ही बाहर निकल रही, ट्यूशन से आ रही है, कुछ ऐसी बातें देखने को नहीं होती हैं। स्कूल्स में भी एक जूडो कराटे का क्लासेस शुरू हो गया है ताकि आत्मरक्षा वो लोग लड़कियां सीख सके। लेकिन सब जन्म लेने से ले तक लड़कियां जब तक सेटल होती हैं तब तक में हमेशा पेरेंट्स के सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए लड़कियों के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक उनको सपोर्ट, सही मार्गदर्शन दिखाने का नहीं मिलेगा, यह समस्या नहीं जाएगी।
जी बिल्कुल, कि सपोर्ट लगातार करते रहना होगा तब तक जब तक कि वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाती और उनके जीवन का उद्देश्य केवल शादी नहीं है। और बहुत सारे असामाजिक तत्व जो इस तरह की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी रागिनी जी ने मेंशन किया, तो इन सब चीज़ों के प्रति जागरूकता भी हमें अपने घर की बच्चियों को देना चाहिए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो शादी का क्राइटेरिया हम ऐसा ना फिक्स कर दें कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य शादी हो और वो पढ़ लिख लेने के बाद फिर उसी कुचक्र में फंस जाएं। जी डॉक्टर देबश्रुति, अभी जैसे कि हमने बात किया, जैसे मैम ने भी सजेस्ट किया कि परिवार का हमेशा से कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, एक सहयोग रहना चाहिए जी। अगर कोई लड़की जो गैर पारंपरिक कार्य की तरफ जाती है, जैसे फौज में जाना हुआ, इंजीनियरिंग की सेवा, अक्सर ये समझा जाता है कि मेडिकल में जा सकती हैं लड़कियां, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जा सकती। आप स्कूल की टीचर बन सकती हैं, लेकिन आप किसी ऐसे संस्थान से नहीं जुड़ सकती जहाँ पे सारे मेल वर्कर्स हैं। या फिर कई बार इस तरह का स्टेटमेंट भी सुनने आया है कि अगर कोई महिला ऑफिसर हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो पुरुष हैं, तो कई बार उनको उस बात को मानने से उनके अंदर कुछ इस तरह का मतभेद देखा जा रहा है। तो ये सिर्फ हमारे देश के में ही हम देखते हैं कि इस तरह का भेदभाव हो रहा है, और अगर ये भेदभाव है तो इसको कम करने के लिए अगर सामाजिक स्तर पर जिस तरह से अभी टीवी सीरियल या सिनेमा बन रहे हैं, क्या रूप आप देखती हैं? हमारे जो कलाकारों की तरफ से किस तरह का संदेश जाता है हमारी सोसाइटी में कि महिलाओं के लिए किस तरह का हमारा नज़रिया होना चाहिए? देखिए, जैसा आपने बताया कि अगर महिला कोई बॉस रहती हैं, कोई ऊंचे पद पर रहती हैं, तो पुरुषों को काम करने में असुविधा होती है। ये सिर्फ हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये इनफैक्ट कई सारे डेवलप्ड नेशंस में भी यही समस्या देखा गया है, जिसको हम कॉमनली ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, कि महिलाएं अगर ऊंचे पद पर पहुंच जाती हैं तो उस सिचुएशन में पुरुषों का एक जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन में आ जाता है, जिसके वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मेल ईगो की बात कर रहे हैं। हाँ, यू कैन कॉल दैट मेल ईगो। ठीक है, तो वो देखा गया है, आप सही कह रही हैं। एंड ये चीज़ अभी भी है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें महिलाओं को ऊंचे पोस्ट ऑफ़र इसलिए नहीं होते या फिर डिनाई इसलिए नहीं होते क्योंकि शायद वो फंक्शनिंग, उनको लगता है कि फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाएगा, बिकॉज द सबॉर्डिनेट्स वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनको। कहीं ना कहीं जो फीमेल का जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये मेल ईगो ही है जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाता है महिलाओं को? देखिए, ये बहुत पहले से ये चीज़ें चली आ रही हैं, पैट्रियार्कल माइंडसेट कह लीजिए या फिर मेल डोमिनेंस कह लीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से, ये हमारे कल्चर का ही एक पार्ट है कि वो शुरू से ही वो चीज़ें चली आ रही हैं। तो एक जो होता है कि हाँ, हम उसमें चेंज लेके आए, तो वो अचानक से नहीं आएगा। कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी वो डोमिनेंस एक्सेप्ट करने का, उस डिपेंडेंसी को बनाए रखने का भी एक सिस्टम जो है वो बन गया है, एक मेंटल सेट बन गया है उस तरीके का। तो वो ब्रेक करना, उसको ब्रेक करके चैलेंज करना और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना, ये जो चेन है ये हो रहा है, लेकिन पेस अगेन स्लो है, वो धीरे धीरे हो रहा है। डेवलपमेंट जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं थ्रू स्कॉलरशिप्स जो सरकार मोटिवेट कर रही है कि आप इन प्रोफेशंस में जा सकते हैं, तो ये जो चीज़ें आ रही है, हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं। पहले आप देखते थे कि मास्टर्स तक भी लड़कियां पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज के डेट में आप पीएचडी भी लड़की, डॉक्टरेट भी कर रही हैं, पोस्ट डॉक्टरेट भी कर रही हैं, इवन प्रोफेशंस लाइक साइंटिस्ट्स में भी काफ़ी सारी लड़कियां हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो चेंज आया है एंड आगे भी चेंज होता रहेगा। तो प्रोफेशन आगे के लिए शायद कोई लिमिटेशन ना हो कि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन मेल के लिए है या फिर ये पर्टिकुलर प्रोफेशन फीमेल के लिए है। डॉक्टर देबश्रुति, आपसे थोड़ा और सवाल पूछना चाहूँगी इसी संदर्भ में कि कई बार हम देखते हैं कि एक कंट्रोवर्सी या फिर एक विवाद का कारण कभी कभी बनता है, क्योंकि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो रेडिकल फेमिनिज्म यानी कि स्वतंत्रता की जो परिभाषा है वो अपना दूसरे तरीके से सेट करती हैं। तो जब हम लोग जो हमारा सोसाइटी है जो कि अभी बहुत पिछड़ा है, कई मामलों में उसको जागरूक करना है, जब वो उस लेवल का फेमिनिज्म देखते हैं जहाँ पे लोग
बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस हैं अपने जीवन शैली को लेकर के, तो वो एक बैड एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, जिसकी वजह से कि जो मूलभूत आज़ादी है किसी गांव में रहने वाली लड़की की, वो छीन ली जाती है, ये कहकर कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाएंगे तो वो उतनी रिबेलियस हो जाएंगी। ये जो गैप है इसको कैसे भरा जा सकता है? देखिए, जो रेडिकल फेमिनिज्म की बात आप कर रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को अगर बहुत सप्रेस किया जाता है तो अल्टीमेटली, जैसे प्रेशर कुकर में अगर प्रेशर रहे एंड अचानक से जब वो उसकी सीटी नहीं निकलती है तो वो ब्लास्ट करता है। तो समहाउ वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर इंडिपेंडेंस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो फील करना, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं सोशल एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे जो चेंज या फिर इसको बैलेंस करने के लिए यही हो सकता है कि अवेयरनेस को इस लेवल पे फैलाया जाए कि जितना हो सके मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड करके इंडिपेंडेंट बनाया जाए, और उनका जो हम कहते हैं एजुकेट उस तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से, मतलब हम चाह रहे हैं कि हाँ सोसाइटी जो है वो बैलेंस रहे, दोनों जेंडर इक्वली कंट्रीब्यूट करे, तो हर तरीके से इस बात का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है, दोनों जेंडर की बात। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल को प्रमोट करने के लिए हम जानबूझ करके मेल को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का संदेश हमारे समाज में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर रागिनी, आपके पास भी आते हैं, और जैसा कि अभी मैंने पूछा कि वो जो गैप है ना एक बहुत बड़ा, कि एक तरफ तो रेडिकलाइजेशन है ये नारी सशक्तिकरण का, और एक तरफ है कि भाई हम घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, प्राइमरी लेवल पे स्कूलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं आपको इस संदर्भ में एक उदाहरण दूंगी। विदेश में बहुत हंगामा हुआ था किसी एक मोबाइल कंपनी के प्रचार को लेके। उस मोबाइल कंपनी के प्रचार में कुछ ऐसा था कि रात को 2 बजे एक महिला उठती है, उसके पास वो पर्टिकुलर मोबाइल है, और वो रात को 2 बजे रन करने चली जाती है बाहर में, और दिखाया जाता है कि ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइफ है, और मैं जब चाहूँ मैं अपने स्वास्थ्य के लिए दौड़ने के लिए निकल सकती हूँ। तो इसमें हमारे देश में तो अगर बात उठता तो इसको शायद मैं दूसरे परिदृश्य में लेती, लेकिन चूंकि अमेरिका में ये बात उठी थी तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने इसको कंसर्न के हिसाब से दिखाया कि यू कैन नॉट प्रमोट, आप किसी महिला को प्रमोट नहीं कर सकते रात को 2 बजे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनके लिए असुरक्षित हो सकता है। तो ये सचमुच में बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वो क्राइटेरिया हमें कैसे समझ में आएगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या गलत है। इसके लिए लड़कियों को किस तरह से शिक्षित करेंगे कि वो जज कर सकें कि क्या सचमुच में हमारी आवश्यकता है और क्या ज़बरदस्ती की आवश्यकता है। इस बारे में बिल्कुल सही आपने कहा। यह एक पॉइंट, जब एजुकेशन आगे बढ़ता है, लड़कियां जब पढ़ने लगती हैं, उसके बाद यह एक आता है कि उनको समझ नहीं आता है कि क्या उनके लिए सही है। ऐसे में अगर जैसे 2 बजे रात को आप निकलते हैं तो वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए ही वो खतरनाक है, दोनों के लिए खतरा है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें अनुशासन में ही रहना होता है। अनुशासित जो लोग रहेंगे उनके साथ कोई तरह की परेशानी नहीं होगी, इसलिए अनुशासन वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पढ़ना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, बेटियां पढ़ेंगी और हमारा देश बढ़ेगा, पूरा का पूरा समाज बढ़ेगा। ये बात है मानने वाली बात, और सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो हमें अपनी बेटी और बेटों दोनों को शिक्षित करना चाहिए कि अधिकार के बाद सुरक्षा का दायरा क्या है। सारे अधिकार हमें मिलते रहें, उसके लिए अपने सारे कर्तव्य पूरे करते रहें, और सुरक्षा का भी ध्यान रखे रहना है। तो ठीक है, हम बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे, और साथ में उन्हें सुरक्षित रखने और सुरक्षित करने की शिक्षा भी देंगे। इसी संदेश के साथ यह कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।